Hey guys, my name is Aris Karan and welcome to our channel Karan Classes. As we know सर, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट कर लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड कर लिया है सर। अब बारी है इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड की, और ये हमारा आखिरी इंट्रोडक्शन होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग NCERT एक्सरसाइजेस पे जंप कर जाएंगे। तो क्यों ना इसे स्टार्ट कर लीजिए जल्द। ठीक है सर, कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब सर ये रिमाइंडर थ्योरम वाला क्या कहता है, देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। कि लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड मोर। मान लेते हैं कि पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या तो उससे अधिक है। एंड लेट अल्फा बी रियल नंबर, और एक अल्फा को रियल नंबर मान लिया। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं अल्फा। स्पेलिंग है ALPH है। ओके, लिख लीजिए, लिखना है तो जैसा कि मैंने कहा कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री 1 है या तो उससे अधिक है, और अल्फा को एक रियल नंबर है। आगे देखते हैं। इफ, यदि, मेन बात यहाँ लिखा हुआ है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा। यदि पी एक्स जो है हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स जो है हमारा एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड होता है, तो जो रिमाइंडर है वो पी अल्फा आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए, बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के आप कैसे रिमाइंडर निकाल लें, यही है हमारा यही है हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। और नहीं समझ में आ रही है तो एक एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेने से पहले एक बात मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है कि मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जो कि सर डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस अल्फा से। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा वो आ रहा है पी अल्फा। बस यही, इतना ही रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि कोई पोलिनोमियल पी एक्स है जो कि एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड हो रहा है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो पी अल्फा निकल के आ रहा है। तो इसमें से बहुत कोई पूछेंगे सर पी अल्फा कहाँ से आया। ठीक है, पी तो समझ गए पोलिनोमियल जिससे डिनोट होता है, ये अल्फा कहाँ से आ गया। तो जिस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, ये पोलिनोमियल को जिस चीज़ से डिवाइड करेंगे उसको हम लोग जीरो के बराबर कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है उसको जीरो के बराबर आप कर लीजिए, और वहाँ से एक्स की जो भी वैल्यू आती है, जैसे कि यहाँ पे अल्फा आया तो हमारा रिमाइंडर पी अल्फा हो गया। अगर सर एक्स की वैल्यू अल्फा की जगह बीटा रहती तो, मतलब कि एक्स माइनस बीटा, यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है और बीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक्स की जगह बीटा रहता तो हम एक्स माइनस बीटा लिखते बराबर एक्स बीटा, तो जो रिमाइंडर होता वो हमारा पी बीटा आता। ठीक है, समझ में आ रहा। एक एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्यों ना एग्जांपल पे मूव कर लें। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देखिए, उसकी सहायता से हम लोग समझने वाले हैं। लिखा हुआ है सर पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय gx x माइनस 2 एंड फाइंड द रिमाइंडर। एक पोलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है, दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। वो बोल रहा है कोई जी एक्स से डिवाइड हो रहा है, और जी एक्स क्या है, एक्स माइनस टू है। तो कोई पोलिनोमियल पी एक्स एक्स माइनस टू से डिवाइड हो रहा है, तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस तरह के सवाल में रिमाइंडर थ्योरम लगता है। अब कैसे लगता है वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा जी एक्स दिया हुआ है, सोल्यूशन देखिए यहाँ पे कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा जी एक्स दिया है, मतलब कि जिस चीज़ से डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग जीरो के बराबर करते हैं। मतलब कि जी एक्स को सर जीरो के बराबर हमको करना पड़ेगा क्या। हाँ, सही बात है। तो जी एक्स क्या है, एक्स माइनस टू है, उसको जीरो के बराबर आपको करना पड़ेगा। और वहाँ से एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे सर टू आ रही है वैल्यू, क्या आ रही है, टू आ रही है वैल्यू। तो जैसे कि वैल्यू टू आई तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू 5 आ जाता तो हमारा रिमाइंडर क्या होता, P5 होता। P5 निकालना पड़ेगा आगे जाके। अगर एक्स की वैल्यू 6 आ जाती तो हमारा रिमाइंडर P6 हो जाता। ठीक है, ठीक है सर। अब एक लाइन लिखना पड़ेगा, एक अच्छा सा लाइन, कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम इफ, या इफ नहीं लगाते हम लोग, व्हेन लगाते हैं। व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड एक्स माइनस टू, देन रिमाइंडर इज, क्या आया, टू आया, मतलब P2।
ठीक है। यदि रिमाइंडर थ्योरम बोलता है यदि अगर पी एक्स एक्स माइनस टू से हमारा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी टू आएगा, क्योंकि हमने एक्स माइनस टू को जीरो के से इक्वेट कर लिया था। जो भी वैल्यू वहाँ पर निकल के आ रही है, जैसे कि टू आया तो यहाँ पे पी टू उसका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब हमको पी टू निकालना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो एक लाइन में खींचू यहाँ से करके, अब यहाँ पे पी टू निकालेंगे हम लोग। ठीक है, पी टू निकालने के लिए पी एक्स लिखना पड़ेगा कि पी एक्स क्या लिखा हुआ है। ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, पी एक्स लिख लेते हैं क्या है, फिर पी टू निकाल लेंगे। ओके, बताओ क्या है। तो एक्स टू दी पावर फोर, हाँ सर ठीक है, प्लस टू एक्स क्यूब, ओके, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स माइनस वन, यही लिखा हुआ है। हाँ, और हमें पता है रिमाइंडर क्या है, पी टू है, तो पी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको पी टू निकालना है। मतलब कि एक्स की जगह पे टू पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ टू पुट करना है, तो हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो एक्स टू दी पावर फोर है तो टू का पावर फोर लेंगे। ओके, प्लस दो गुने एक्स का पावर थ्री है, मतलब कि सर टू का पावर थ्री, हाँ, तीन का तीन, गुने का गुने, सर एक्स का स्क्वायर है, मतलब कि टू का स्क्वायर, हाँ जी टू का स्क्वायर, प्लस का टू, माइनस का वन। देख रहे हो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हाँ, दो का पावर चार कितना होता है, दो दूनी चार, चार दो आठ दूनी 16। ठीक है, हाँ सर, प्लस टू गुने दो का क्यूब आठ होता है, माइनस तीन गुने दो का स्क्वायर चार होता है, प्लस टू माइनस वन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। 16 का 16 लिखते हैं, प्लस का प्लस लिखते हैं, आठ दूनी 16, माइनस, अब यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, चार तिया 12, प्लस का दो माइनस का एक, ये वन है, इसको वन समझना, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, ठीक है, आप जोड़ेंगे जितना भी आपको प्लस वाला है सबको जोड़ देंगे, 16 16 32, दो 34, आज जितना भी माइनस वाला उसको एक साथ जोड़ देंगे तो 12 एक 13, घटा दोगे, चार में से तीन गया तो एक, तीन में से एक गया तो दो, कितना रिमाइंडर निकल के आएगा सर, रिमाइंडर 21 निकल के आ गया। तो कभी भी ऐसा सवाल पूछेगा आपसे जहाँ पे आपको कोई पी एक्स दिया रहेगा और कोई जी एक्स उसको डिवाइड करना होगा, जी एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस एट, एक्स प्लस एट, कुछ भी हो सकता है, और आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम आप ऐसा बना सकते हैं, मतलब जिस चीज़ से डिवाइड हो रहा है पहले उस चीज़ को जीरो के एक जीरो से इक्वेट करोगे, जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे टू निकल के आया तो हमारा रिमाइंडर पी टू हो गया, उस समय कुछ और निकल के आएगा, जैसे कि सिक्स निकल के आ जाएगा तो हमारा रिमाइंडर पी सिक्स हो जाता। फिर हम लोग बाय ये लाइन लिखेंगे, बाय द रिमाइंडर थ्योरम वी नो डैट व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, या तो कहें एक्स माइनस टू देन रिमाइंडर इज पी टू, ऐसे ही करके फिर पी टू निकाल लिया, हमारा रिमाइंडर भी निकल गया। ये उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप सबको लगता है, और जितना मुझे लगा कि आपको समझाने में लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है इसका, समझिए। और रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्यों होता है ये आपको पता है, लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए रिमाइंडर थ्योरम को इसीलिए बनाया ही गया, ठीक ना, कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें रिमाइंडर निकल के आ जाता है। तो नेक्स्ट मूव कर लेते हैं सर, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। ओके, तो वी हैव मूव ऑन फैक्टर थ्योरम। सर ये रहा हमारा फैक्टर थ्योरम, आप हम लोग फैक्टर थ्योरम समझ रहे हैं, ठीक है, हाँ सर ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन एंड मोर। यहाँ भी सेम चीज़ है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से उतना अलग नहीं है जितना आपको लगता है, थोड़ा सा ही अलग है, स्लाइट फर्क है उसमें, स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन देम। ओके, तो लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री वन है या तो उससे अधिक है, ऐसा उसमें भी था, ऐसा था, एंड लेट अल्फा बी रियल नंबर, और अल्फा कोई रियल नंबर है, हमें नहीं पता क्या है पर कोई रियल नंबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फैक्टर थ्योरम दो बातें बोलता है। अगर पी अल्फा, मतलब कि पी अल्फा की वैल्यू जब जीरो के बराबर आ जाती है, मतलब कि पी एक्स में अगर पी अल्फा पुट करें तो उसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी तो हम लोग बोल सकते हैं जो एक्स माइनस अल्फा है वो फैक्टर होगा पी एक्स का। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात क्या है सर, फर्स्ट बात का उल्टा दूसरा बात लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या था, जब अगर पी एक्स जीरो के बराबर हुआ तब जाके एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा पी एक्स का, और यहाँ पे दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि जब एक्स माइनस से फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का तो पी अल्फा बराबर जीरो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, यही दो बातें हैं, आपको एग्जाम्पल से और समझाते हैं। ठीक है, अभी कंपेयर करवाते हैं और आपको समझ में आता है। ठीक है, मान लेते हैं पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जो कि सर डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस अल्फा से हो रहा है, तो जो हमारा रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो हमारा पी अल्फा निकल के आ रहा है। यहाँ तक आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है कि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स से डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस अल्फा से, तो जो हमारा रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो पी अल्फा निकल के आ रहा है। अगर पी अल्फा जो निकल के आ रहा है वो जीरो के बराबर हो, सुनो मेरा बात, अगर पी अल्फा जो निकल के आ रहा है वो जीरो के बराबर हो जाए तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं
कि जो हमारा पी एक्स है, सॉरी जो हमारा एक्स माइनस अल्फ़ा है, जो कि जी एक्स हो सकता है, वो फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। बस इतना ही है, इतना ही डिफरेंस है रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम यहाँ तक खत्म हो जाता है और फैक्टर थ्योरम यहाँ से स्टार्ट ही होता है। समझ में आ रहा है बात? एक एग्जांपल करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी लाता है एग्जांपल। ठीक है, आप लोग सवाल देखिए कि सवाल क्या है यहाँ पे। सवाल किस तरह के सवाल फैक्टर थ्योरम के ऊपर में पूछे जा रहे हैं। इस तरह के सर क्या लिखा हुआ है कि सो डैट 2x-3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। आपको बोल रहा है ये जो छोटा सा पोलिनोमियल है ये बड़े वाले पोलिनोमियल का फैक्टर है क्या। तो जो बड़े वाला पोलिनोमियल होगा, अगर वहाँ पे पी एक्स या जी एक्स नहीं दिया तो आपको लेट करना पड़ेगा। लेट कर लीजिएगा, आपके लिए ही सुविधा होगी, होने वाली बात है। ठीक है, तो हम लोग पहले लेट कर लेंगे। जो बड़ा वाला पोलिनोमियल है उसको पी एक्स मान लेंगे। सर बड़ा वाला क्या है, वहाँ लिखा हुआ है क्या है, तो एक्स प्लस 2x³ माइनस 9x² प्लस का 2 है, वही है ना। और छोटे वाले पोलिनोमियल को सर जी एक्स लेट कर लेंगे। ओके हाँ सर ठीक है, जी एक्स क्या है, छोटा वाला पोलिनोमियल 2x-3। अब हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो सर क्या ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है? हाँ है बच्चे, मेन पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है। तो आपको पता है कि हम लोग जी एक्स को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो जी एक्स क्या है, जी एक्स को हम लोग 0 के बराबर करते हैं फर्स्ट स्टेप में। जी एक्स क्या है सर, वो 2x-3 है। यहाँ से x का वैल्यू कुछ आएगा, हाँ सर आएगा। 2x बराबर प्लस का 3, सॉरी माइनस का 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। आप सबको दिख रहा है नीचे तक हम जा सकते हैं क्या, एक स्टेप और? हाँ सर ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। देख लो, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक कर लोगे, फिर एक लाइन लिखोगे, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी 3/2 बराबर 0। फैक्टर थ्योरम क्या कर रहा है आप देखो, फैक्टर थ्योरम बोलता है कि यदि हमारा जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर तब होगा जब पी 3/2 0 के बराबर होगा। मतलब कि पी अल्फा, वहाँ याद रखो पी अल्फा था, यहाँ पे पी 3/2 था। मतलब कि जो भी जी एक्स दिया हुआ है उसको हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं। एक्स का मान जो भी निकल के आता है, जैसे कि 3/2 निकल के आया, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है सर, पी 3/2 होता था कि नहीं होता था? हाँ सर होता था। अब वही रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाती है तो हम बोल देंगे कि जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का। बस इतना ही अलग है रिमाइंडर थ्योरम से ये वाला। ठीक है, आगे सॉल्व करें। क्या लिखा हुआ पी एक्स वहाँ लिखेंगे, फिर हम लोग पी 3/2 निकालेंगे और देखेंगे कि पी 3/2 निकालने पे क्या जीरो आता है क्या। अगर जीरो आएगा तो फैक्टर होगा और जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 2x³ माइनस 9x² प्लस 12, यही है? हाँ सर यही है। अब पी 3/2 निकालना है क्योंकि रिमाइंडर हमारा यही निकल के आया है और रिमाइंडर जब जीरो के बराबर हो जाता है तब वो फैक्टर थ्योरम में चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो देखते हैं पी 3/2 निकाल के क्या जीरो बराबर आता है क्या, निकालते हैं। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 3/2 दे देंगे, जोड़ x² मतलब 3/2 का स्क्वायर प्लस का 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ 3/2 अकेला है तो बेचारा अकेला ही रह जाएगा, प्लस का प्लस, 2 का 2 गुने का गुने, 3 का क्यूब कितना हुआ 27 अपॉन 2 का क्यूब 8। ठीक है, माइनस का माइनस, 9 का 9 गुने का गुने। यहाँ पे सर 3 का स्क्वायर कितना होगा सर, 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। कोई दिक्कत ना सर? प्लस का 12 है तो लिख दो। यहाँ तक सब सही चल रहा है ना? हाँ सर सही चल रहा है। 2 से काटने वाला है, काट दो 4 मरतबे, तो जोड़ 27/4 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। माइनस कटने वाला है सर, नहीं कटने वाला है तो ऊपर इंटू कर देंगे, तो 81/4 प्लस का 12 है तो प्लस का 12। ये आगे भी सॉल्व होगा। आगे सॉल्व करने के लिए मुझे एक साइड रब करना पड़ेगा। आप देख लो, आपको हो गया तो मैं इस साइड को रब कर दूँ, है ना? ठीक है, बस हमें पी 3/2 की वैल्यू 0 चाहिए, तो वो तो निकालने पे ही निकलेगा। हाँ सर ठीक है, अब आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे।
सबका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं और सबका एलसीएम लेते हैं। 2 4 4 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 4 ही आएगा आई थिंक। 2 4 4 का एलसीएम 4 ही आना चाहिए। ठीक है। अब एलसीएम करते हैं। 2 2 ज़ा 6 इधर हो गया, प्लस 4 से 4 27 हो गया। आप लोग भी साथ साथ में एलसीएम करिएगा, ठीक है। 4 है तो 81 का 81 लिखा जाएगा, प्लस का प्लस 1 4 दा 12 4 दा 48। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब जो भी ऐड करने वाला उसको ऐड कर लेंगे। तो सर 27 6 और 48 ऐड करने वाला है, ऐड कर लेंगे तो 8 7 15 6 इसका कैरी 2 4 2 6 6 2 8 81 माइनस 81 बट्टे 4। 81 में से 81 जाएगा तो जीरो बचेगा बट्टे 4। और आपको पता है जीरो अपॉन कोई भी नंबर हो वैल्यू हमेशा जीरो ही देगा। तो देखो जब भी हम लोग ने P3/2 निकाला और वो जीरो के बराबर आ गया तो सही में ये जो हमारा 2x-3 है इसका फैक्टर है। अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता, लेकिन क्योंकि आ गया हमारा P3/2 जीरो के बराबर तो फैक्टर है। तो लिखेंगे हेयर हम जी एक्स बोले हैं चाहे 2x-3 बोले, बात बरोबर है। हाँ सर बात बरोबर है। तो इसलिए जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो वीडियो पीछे करेंगे, बैक करेंगे, फिर देखेंगे, क्योंकि बारी बारी एक चीज़ को समझाना सही नहीं है ना। और हम लोग जब क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है सारा इंट्रोडक्शन देके साथ साथ में आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी आप लोग देखते रहें और बार बार क्वेश्चन लगाते रहें। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। सर नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है? शायद फैक्टराइजेशन होने वाला है। ओके देन मूव कर लेते हैं। सर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कैसे पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, मतलब तोड़ मरोड़ के लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर थ्योरम होता है उसमें सबसे फेमस जो मेथड है किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का वो है सर मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट, या तो हम बोले स्प्लिटिंग, बात बरोबर है। मतलब कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, फिर कॉमन वगैरह सब लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। बताएंगे कैसे, एग्जांपल के हेल्प से बताएंगे। ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर में ही बेस्ड है। मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर में ही ये सवाल बेस्ड है, इसको हम करवाएंगे, समझ में आ जाएगा किस तरह से सॉल्व होता है। बहरहाल फर्स्ट मैथड हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। दूसरा जो कॉमन मैथड है उसका नाम है कॉमन। क्या सही, क्या बातें कर रहे हैं आप? हाँ, कॉमन लेना पड़ेगा आपको किसी दो टर्म के बीच, या तो कभी कभी 3 टर्म के बीच क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और बताए भी जाएंगे। बहरहाल मेन जो मेथड है हमारा वो है मिडिल टर्म स्प्लिट। उसको कैसे करते हैं वो आप देख लें। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट के हेल्प से सॉल्व करने वाले। तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हुआ है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है कि नहीं। कभी कभी इसको ऐसे लिख के भी दे देगा आपको। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अपने। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता तो पहले 6x² रहता, फिर 17x रहता, फिर 5 रहता। जो वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता, पर यहाँ पे नहीं है। इसीलिए कभी कभी ऐसा दिया रहेगा तो उसको चेंज करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे। पहले स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है वो वाला। ठीक है, अगर ले आओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और नहीं तो ऐसा ही रहेगा। नहीं रहेगा तो ले आओगे। समझ गए? हाँ सर ठीक है। अब ऐसा करने के बाद एक्स का जो भी कॉफिशियंट है उसको लिखोगे यहाँ पे। सर 6 है, और उसको इंटू करोगे कांस्टेंट टर्म के साथ। कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है। तो कितना आएगा सर? 30 आएगा। तो 30 आ गया। हाँ सर आ गया। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, मैं देख रहा हूँ। आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आवे, और प्लस माइनस करने पे, उसी को प्लस माइनस करने पे प्लस का 17 आवे। मैंने क्या कहा एक बार फिर से सुन लो, हो सकता है कानों में दिक्कतें होंगी। वैसे ये सब मेथड 8 में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। बहरहाल मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो मैंने क्या कहा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का
प्रोडक्ट कर लेंगे, जो भी नंबर निकल के आएगा, ठीक है, निकल के आ गया। हाँ सर, अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आवे, प्लस का 30, और उसी नंबर को प्लस माइनस करने पे प्लस का 17 आवे। तो ऐसा नंबर कैसे हम लोग निकालते हैं, सोचेंगे क्या? हाँ, सोच भी सकते हो आप, ट्रायल कर सकते हो। या तो 30 का फैक्टर निकाल लोगे, प्राइम फैक्टर मतलब। तो 30 का अगर प्राइम फैक्टर निकालें हम लोग, तो सर 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो यही सारे नंबर्स जो है इन्हीं के हेल्प से 2 3 5, इन्हीं के हेल्प से हम लोग, इन्हीं के हेल्प से 2 बोले या 3 बोले चाहे 5 बोले, इसी के हेल्प से हम लोग दो नंबर ऐसे बनाएंगे जिसको गुना करने पे 30 आता है और प्लस माइनस करने पे प्लस का 17 आता है। ये 3 नंबर से बन जाएगा वो नंबर हमारा आराम से, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग बनाते हैं। तो क्या करेंगे, जो दो नंबर इंटू करने पे 30 आवे, तो अगर इन दोनों को साथ मिले, मतलब कि 5 3 15 को साथ मिले और 2 को साथ मिले, मतलब कि सर 2 को प्लस का 2 को और प्लस का 15 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 30 निकल के आ जाएगा, निकलेगा 15 दूनी 30, ठीक है। और इसको प्लस माइनस करने पे, मैं कहने का मतलब है जो भी इसका साइन है, इसका साइन प्लस में है और इसका साइन भी प्लस में है, इसको सॉल्व करेंगे तो सर 17 आएगा। देखो, तो बीच का टर्म आ गया 17, हाँ सर आ गया। एक्स है, एक्स हमको पता है, बाद में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बस यहाँ पे कॉफिशिएंट पे चीज चर्चा करते हैं। 17 है, जोड़ने पे 17 आ गया है और गुना करने पे 30 आ गया है, बस ये दो नंबर निकल के आ गया, मतलब प्लस का 2 और प्लस का 15, ठीक है सर। अब यहाँ पुट करेंगे, जो फर्स्ट टर्म लिखा है उसको जो करते हुए लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। 17x को तोड़ के हम लोग क्या 2x जोड़ 15x लिख सकते हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक देखो, 17x के बदले हमने ये लिखा, ये दोनों नंबर, इसके साथ x था इसलिए हमने दोनों के साथ x लगा दिया, ठीक। अब प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख दो। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, अब फिर बाद में इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो पहले इन दोनों में कॉमन लेना है, हाँ सर लेना है। तो 6x² प्लस 2x में क्या कॉमन लग रहा है सर? एक कॉमन 2 लग रहा है और एक कॉमन x लग रहा है, ठीक है। आप कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के लिए जो इन दोनों में से कॉमन है उसको यहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इस नंबर से इस नंबर में डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और x² से x कटेगा, x बचेगा, जो भी साइन होगा यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब 2x से 2x कटेगा एक मरतबा, कोई दिक्कत नहीं सर, हमने कॉमन ले लिया, इसी को बोलते हैं कॉमन लेना, ठीक है। आपको आता होगा, हम मुझे पता है। प्लस का प्लस लगा दोगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है सर, 15x और 5 में क्या कॉमन है? तो 5 कॉमन है दोनों में से, तो 5 को 15x से डिवाइड करेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि इन दोनों में आता हो, मतलब कि ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को काट दे। यहाँ पे भी मैंने 2 लिया है जो कि 2 को भी काट देगा और 6 को भी काट देगा। हम 4 नहीं ले सकते हैं, 4 ले लेंगे तो ये तो कटेगा ही नहीं, इसलिए ऐसा नंबर लिया जाता है कॉमन में जो कि इन दोनों को काट दे, इसलिए यहाँ पे 5 लिया गया, जो कि 5 ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो जब कॉमन लेते हैं तो लिखते हैं इन दोनों में से जो नंबर कॉमन आता है, मतलब कि जिस नंबर से दोनों कट जाए, ये लिखें, हाँ लिखें सर। अब 5 से इस टर्म में डिवाइड देंगे तो 15x में डिवाइड देंगे तो 5 दिया 15, एक्स का एक्स बच जाएगा, प्लस का प्लस है तो बच जाएगा। यहाँ पे साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना। यहाँ भी हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस था तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 5 से 5 काटेंगे एक मरतबा, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब फिर से हमारे पास दो टर्म निकल के आएगा, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब इन दोनों में फिर से हम लोग कॉमन लेंगे, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है? तो इसमें इजीली आपको कॉमन दिख जाएगा, सेकंड स्टेप में आके आपको इजीली कॉमन दिख जाएगा। क्या कॉमन है सर? 3x + 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो लिख देंगे क्या? हाँ सर लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, हाँ सर लगा देंगे। जो कॉमन है उसको लिख लिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब इस नंबर से, या तो मैं बोलूँ इस पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड देंगे, अगर इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, बचेगा बस 2x, हाँ सर बचेगा, ठीक। प्लस का प्लस बचेगा, हाँ सर बचेगा। और जब इससे इस पूरा में डिवाइड देंगे तो इससे ये कट जाएगा तो 5 बचेगा, हाँ सर बचेगा। तो देखो ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है, आखिरी में आपको दो पॉलिनोमियल निकल जाएगा, वो भी इनटू के फॉर्म में, तो समझ जाना कि आपने फैक्टराइज कर लिया है। तो इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्पीड। तो ऐसे बच्चे जिसे नहीं आता है कि मिडिल टर्म स्पीड से कैसे सॉल्व होते हैं वो हमें देख लें। अब कॉमन कैसे लेते हैं वो भी मैंने इनमें बता दिया। तो ये सेकंड मेथड जो कॉमन, अक्सर एक छोटा सवाल और ले लेते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, काहे छोड़ेंगे उसको भी, ठीक है कि नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 2x, ये हमारा किस पे है, तो ठीक है। अब हम लोग कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। तो x² - 2x ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे रखेगा और कॉमन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लिए। तो कॉमन लेना है, बहरहाल मैंने बता रखा है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, अलग से देख लेते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए। तो x² है - 2x, इसमें ऐसा नंबर ढूंढो, या तो मैं कहूँ ऐसा चीज़ ढूंढो जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो सर अगर x लेते हैं तो वो दोनों में है, कैसे?
तो एक्स से एक्स स्क्वायर भी आराम से कट जाएगा और एक्स से एक्स भी आराम से कट जाएगा। ऐसा नहीं ले लेना जिससे एक कटे और एक ना कटे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे एक्स स्क्वायर गलती से भी ले लेगा तो एक्स स्क्वायर से ये तो कट जाएगा आराम से, पर ये एक्स नहीं कट पाएगा, है ना। इसलिए मैंने कहा ऐसा नंबर लेना है जो कि दोनों में कॉमन हो, मतलब कि दोनों कट जाए उस नंबर से। तो एक्स ऐसा नंबर है जो कि इसको भी काट देगा और इसको भी काट लेगा, ठीक है। हाँ, कॉमन लेने के लिए ब्रैकेट लेना पड़ता है। अब एक्स से इस वाले टर्म में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, करेंगे डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर से जब एक्स डिवाइड होगा तो एक्स बचेगा। यहाँ पे साइन कुछ नहीं, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। और जब एक्स माइनस 2x से डिवाइड होगा, या तो मैं बोलूँ 2x से डिवाइड होगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा 2। और ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक ये जो आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है वो आपको समझ में आता है। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं वो समझ में आता है। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। कुछ फार्मूलाज हैं जो को याद करने बहुत ज़रूरी हैं। इस सवाल में उस फार्मूला के बहुत ज़रूरी है। आप कॉपी में लिखोगे, कुल 9 फार्मूला है, उन्हें आप लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, उसी पर फार्मूला बहुत सारा क्वेश्चन उस पर बन जाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग कॉपी पे अच्छे से कम उसे लिखें ही लिखें, ठीक है। और उसे 2-3 दिन पे याद करते रहें। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है सर, हम लोग अब मूव कर लिए हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे। कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद करना है, जैसा कि मैंने कहा था। तो बारी बारी से हम लोग फार्मूला को लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। हाँ सर, ठीक। तो जो हमारा फर्स्ट फार्मूला होने वाला है वो है सर ए जोड़ बी का होल स्क्वायर। ये बहुत पुराना फार्मूला है, मतलब कि सर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होगा आप लोग, क्लास 6-7 से स्टार्ट हो गया होगा फार्मूला सब। क्या है फार्मूला? तो सर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। सेकेंड फार्मूला क्या है हमारा? एक सेकेंड। सेकेंड फार्मूला है सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। तीसरा लिखेंगे हम लोग, ए जोड़ बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। चौथे फार्मूला की हम लोग बात कर लेते हैं। ए जोड़ बी का होल क्यूब क्या होता है सर? ए क्यूब जो बी क्यूब जोड़ 3ab इंटू ए प्लस बी। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर, समझ में आ रही है। पाँचवा फार्मूला लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। हाँ सर, ठीक। छठा फार्मूला, छठा क्या लिखेंगे? ए जोड़ बी जोड़ सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ 2bc जोड़ 2ac। दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है, लेकिन आपका मार्कर ख़त्म हो जा रहा है, प्लीज़ रिफ़िल कर लें। रिफ़िल करने का फ़िलहाल समय नहीं है बच्चे, इसलिए मैंने मार्कर ही चेंज कर लिया, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। हमारा सातवां फार्मूला ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। आपने सात फार्मूला लिखा क्या? हाँ सर हमने लिखा। आगे बढ़े हैं क्या? हाँ सर बढ़िए, ठीक है। देख लो अच्छे से। हाँ ठीक है। आठवां देखो, आठवां है एक्स जोड़ ए एक्स जोड़ बी। एक्स स्क्वायर जोड़ ए बी, सॉरी एक्स स्क्वायर ए जोड़ बी एक्स जोड़ ए बी, ठीक है। ये हमारा हो गया आठवां फार्मूला। और नौवां आखिरी लिख लीजिए, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। ये क्या होता है? तो ए जोड़ बी जोड़ सी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। लिख रहा है? तो यही सर कुल हमारे 9 फार्मूलाज हैं जो आपको रिवीजन करने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है सर। तो इसे याद करोगे? हाँ सर हम लोग याद करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है भाई साहब, याद करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें आप अच्छे से लिखो और याद करो। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स है इसका इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाता है। और हम लोग अब नेक्स्ट मिलने वाले हैं अपने NCERT एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर में। तो जल्द ही वो वीडियो आने वाला है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।